हेलो माय क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वंशन एफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड उसी के साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि लैन वांगजी जो है वो जियांग सेक्ट के अंदर एक लेटर सेंड करता है। एक तरह से कहा जाए तो वेडिंग प्रपोजल सेंड करता है, बट वो वेडिंग प्रपोजल पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है जियांग फैमिली के द्वारा, क्योंकि जियांग फेंगम्यान अपनी बेटी की शादी लैन वांगजी से नहीं करवाना चाहता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जियांग यानली ऑलरेडी ही जिन जूशन को पसंद करती है। अभी हम लैन वांगजी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था एंड वांगजी बता देता है कि उसने जियांग सेक्ट के अंदर लेटर भेज दिया है। अगर उन्होंने जियांग यानली को कॉन्क्यूबाइन बनाकर वांगजी के पास नहीं भेजा तो उसके बाद वॉर होगी। और इसके बाद लानी कहती है चलो मैं भी देखती हूँ कि आखिरकार वो कौन है, कैसी दिखती है वो जिसकी वजह से मेरा बेटा पागल हो चुका है। एंड उसने इतनी हिम्मत की कि वो मेरे बेटे को रिजेक्ट कर सके। चलो देखते हैं वो कैसी दिखती है जिसने हमारी क्वीन बनने की काबिलियत है। और ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मॉम, वो वैसे भी मेरे कॉन्क्यूबाइन बनने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करने की तो भी वो मेरी कॉन्क्यूबाइन बनेगी। मैं उसे पहले तो एम्प्रेस की प्लेस देने वाला था, बट उसमें ही बोल सकते हैं कि काबिलियत है, बट वो नहीं चाहती है। तो कोई बात नहीं, उसे मेरी कॉन्क्यूबाइन बन के रहना होगा। एंड मैं उसे रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। एंड आप भी उसे रिस्पेक्ट ही देंगे। इसके बाद लैन ही कहती है ठीक है बेटा, एज़ यू विश। इसके बाद लैन वांगजी अपने माइंड को शांत करता है। अब तो उसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी अपने पेरेंट्स से अदर वर्क के बारे में बात करता है। नाउ अभी हम देखते हैं दूसरे साइड का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं लैन सिजुई को। लैन सिजुई अभी बुक यार्ड में था, यानी कि लाइब्रेरी पवेलियन में था एंड वो बुक्स को चेक कर रहा था। उसका कुछ काम था बुक शेल्फ के पास एंड वो बस बुक्स को चेक कर रहा था। तभी वो एक बुक शेल्फ के पास आता है। वहाँ पर एक हिस्ट्री की बुक थी एंड उसके अंदर लैनलिंग किंगडम की सारी हिस्ट्री थी, जिन्स एंड उनके ओल्ड एनिमीज़ के बारे में। लैन सिजुई कुछ देर उस बुक्स को घूरता है एंड देन इसके बाद वो अपना फेस साइड का लेता है। लैन सिजुई अपने मन में सोचता है मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, बट वो पर्सन जिन फैमिली से बिलोंग करता है, मेरा भाई इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये सोच कर ही लैन सिजुई परेशान हो जाता है एंड इसके बाद वो अपना काम छोड़ देता है, क्योंकि उसे काम ही नहीं होता एंड वो उस पर्सन के बारे में सोचने लगता है। वो उस पर्सन को सोचते सोचते वहाँ से सीधा कोर्टयार्ड में आ जाता है एंड इसके बाद वो बाहर निकल कर बस आसमान को देखने लगता है। एंड वो सोचता है लैन सिजुई अपने मन में कि उसकी फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पता नहीं वो कब अपनी फैमिली को ये बता पाएगा कि वो किसी को पसंद करता है और वो पर्सन जिन फैमिली में से है और जिन फैमिली उनके दुश्मन है। लैन सिजुई फिर अपने कपड़ों से एक स्मॉल जार निकालता है एंड उसके बाद वो उसे निकालता है। उसमें एक स्मॉल फायरफ्लाई थी, वो उसे निकालता है उस जार से बाहर। और उसके बाद वो बोल सकते हैं फायरफ्लाई सीधा लैन सिजुई के शोल्डर पर आकर बैठ जाती है ना। इसके बाद लैन सिजुई कहता है उसे कहो कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ, उसे बताओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एंड ये मैसेज मिलते ही तुरंत ही वो फायरफ्लाई वहाँ से आसमान में उड़ जाती है और वहाँ से जिन सेक्ट की ओर निकल जाती है। इसके बाद लैन सिजुई स्माइल करता है और फिर वापस से वो अपने काम पर निकल जाता है। अभी हम देखते हैं जियांग सेक्ट का सीन। अभी जियांग फेंगम्यान अपने बोल सकते हैं हॉल में बैठे हुए थे और उनके हाथों में स्क्रॉल आ चुका था जो कि गुस्सू से था। एंड वो जैसे ही स्क्रॉल को देखते हैं वो टेंस हो जाते हैं। इसके बाद वो सोच रहे थे अब वो क्या करें, वो अब कैसे लैन वांगजी को ये स्क्रॉल रिटर्न करेंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से रीड कर चुके थे। अब बहुत ही बुरा हाल होने वाला था। जियांग फेंगम्यान सबको मीटिंग हॉल में बुलाने के लिए कह देते हैं एंड कुछ ही टाइम के बाद वो स्क्रॉल उनके हाथों में था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद रॉयल फैमिली के सारे पर्सन अभी जियांग फेंगम्यान, मैडम यू, वी वुजियान, जियांग चेंग, जियांग यानली एंड अदर हाई लेवल के जो मिनिस्टर्स थे वो भी आकर बैठ चुके थे। इसके बाद एक मिनिस्टर कहता है क्या हुआ है हाइनेस, क्या कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक तो है ना। इसके बाद जियांग फेंगम्यान बहुत ही टेंस फेस के साथ कहते हैं लैन वांगजी ने यानली को एज ए कॉन्क्यूबाइन के तौर पर मांगा है।
अगर हमने जियांग यानली को कॉन्क्यूबाइन के तौर पर लैंड सेक्ट नहीं भेजा तो उसके बाद वो कुछ ही दिनों के अंदर हमारी सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये सुनने के बाद तो हॉल में सभी लोग बिल्कुल शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो वॉर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने वॉर की तो उनके लोग मरेंगे और उसी के साथ साथ उनको पूरी तरह से खाना पानी जो भी है उसकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसी के साथ साथ उनकी आर्मी मेम्बर्स भी मर जाएंगे, क्योंकि युद्ध बहुत ही भयंकर होता है। जियांग यानली बहुत ही टेंस हो जाती है, क्योंकि वो जिन जोशन को पसंद करती थी, एंड ये न्यूज़ तो उसे पूरी तरह से अंदर तक हिला देती है। वो जियान तो टाइटली अपने हाथों की ग्रिप को बंद कर लेता है, वो अपनी सीट से उठ जाता है और उसके बाद वो जियांग फेंगम्यान को बो करता है और उसके बाद कहता है, एम्परर क्या आप स्क्रॉल को रीड कर सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान अपने सिर को हमें हिलाता है। इसके बाद जियांग फेंगम्यान उस पूरे स्क्रॉल को रीड करता है, एंड स्क्रॉल रीड करने के बाद जियांग चैंग तो अपने स्वॉर्ड पर और भी ग्रिप को टाइट कर देता है। एंड इसके बाद अब तो वो पूरी तरह से उस लैंड वांगजी की गर्दन को उड़ाना चाहता था, क्योंकि उस लैंड वांगजी की आंखें, गंदी आइज उसकी शीश जियांग यानली पर थी। एंड मैडम यू, जियांग फेंगम्यान सभी के सभी डर जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मैटर था। ना ही तो जियांग फेंगम्यान और मैडम यू अपनी बेटी को देना चाहते थे और न ही वो अपने लोगों को मरते हुए देखना चाहते थे। जियांग चैंग कहता है, एम्परर हम हमारी प्रिंसेस को ऐसे किसी की कॉन्क्यूबाइन नहीं बनने दे सकते हैं। वो हमारी प्रिंसेस है, वो हमारी डिग्निटी है, वो ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता है। एंड ये सुनने के बाद तो हम देखते हैं एक प्राइम मिनिस्टर कहता है कि गुसू के एम्परर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और वैसे भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू गुस्से में कहती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो। एंड इसके बाद वो मिनिस्टर कहता है, मुझे माफ़ करिएगा बट ये मैटर बहुत ही सीरियस है, हम इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुली सोचेंगे। मैटर सीरियस है तो हमें जो कुछ भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पर जितने भी थे मौजूद वो चुप हो जाते हैं। एंड अभी कुछ ही मिनट के अंदर सारी जगह गॉसिप होना स्टार्ट हो जाती है हॉल के अंदर। जियांग यानली सबको देखती है और फिर वो अपने फादर को देखती है। जियांग फेंगम्यान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, हम जियांग यानली को हैंग वांगजिन की कॉन्क्यूबाइन नहीं बना सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद हम देखते हैं सभी लोग जियांग फेंगम्यान को देखते हैं। जियांग फेंगम्यान सबको कहता है, ना ही तो वो वॉर चाहता है और ना ही अपनी बेटी को वो हैंग वांगजुन को देना चाहता है कॉन्क्यूबाइन के रूप में। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है, बट ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैडम यू वीजिंग को देखती है एंड कुछ मोमेंट देखने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है एंड वो स्माइल करते हैं। इसके बाद मैडम यू स्माइल करते हुए कहती हैं, एम्परर मीटिंग को आज यहीं डिसमिस कर दीजिए, हम इस बारे में कल बात करेंगे, हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो आज की ये मीटिंग यहीं पर पूरी तरह से बंद होती है, हम सभी के ओपिनियन कल लेंगे एंड हम अपने ना ओपिनियन भी कल देंगे। इसके बाद सभी लोग साइलेंस हो जाते हैं। मैडम यू अपना डिसीजन ले चुकी थी एंड पूरे मीटिंग हॉल में साइलेंस था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड मीटिंग हॉल चुप हो चुका था। जियांग फेंगम्यान को ये आइडिया पसंद आता है, क्योंकि वो सोचने के लिए थोड़ा बोल सकते हैं टाइम ले लेंगे मैडम यू के साथ एंड अदर लोगों के साथ भी, फैमिली मेम्बर के साथ। एंड इसके बाद जियांग फेंगम्यान कहता है, ठीक है आज की मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन की जाती है, हम कल बात करेंगे मॉर्निंग को इस बारे में। एंड इसके बाद सभी एग्री करते हैं और वो अपने सर को मतलब वो करके वहाँ से झुका कर चले जाते हैं। नाउ अभी जियांग यानली, जियांग चैंग एंड बोल सकते हैं कि वीजिंग ही हॉल के अंदर था। वीजिंग कहता है, जे आप चिंता मत करिए, हम आपकी लाइफ को ख़राब होने नहीं देंगे, हम हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग कहता है, शेजे आप चिंता मत करिए, आपके भाई आपके पास हैं एंड वो आपको किसी भी कीमत पर बचाएंगे, आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें लड़ना भी पड़ा उस हैंग वांगजुन से तो हम फाइट करेंगे। देखते हैं अभी मैडम यू को, अभी ओनली फैमिली मेम्बर्स ही वहाँ पर थे और कोई मेम्बर नहीं था। मैडम यू इसके बाद अपनी बेटी के पास आती हैं और वो उसके हाथों को पकड़ती हैं और कहती हैं, डॉटर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उससे शादी करोगी जिससे तुम चाहती हो, मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एंड हैंग वांगजुन को उसकी कॉन्क्यूबाइन में मिलेगी और वॉर भी नहीं होगी। एंड ये सुनने के बाद जितने भी वहाँ पर थे वो सभी कहते हैं, बट ऐसा कैसे होगा। मैडम यू अपने हस्बैंड की ओर टर्न करते हैं और कहते हैं, हस्बैंड इस बार आपको मेरे डिसीजन में मुझे सपोर्ट करना होगा, एक यही प्लान है जो काम करेगा, आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो भी डिसीजन लूँगी आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। मैडम यू कह देती हैं जियांग फेंगम्यान से, जियांग फेंगम्यान भी अपना सिर हिला लेते हैं हाँ में, क्योंकि वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, सिर्फ अपनी बेटी को एंड अपने किंगडम को बचाने के लिए। जियांग फेंगम्यान कहते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगा और उसमें तुम्हारा साथ भी दूंगा, तुम कुछ भी क्यों ना डिसीजन लोगी। एंड इसके बाद जियांग चैंग कहता है, मदर आप क्या करना चाहती हैं।
इसके बाद मैडम यू जियांग चेंग के शोल्डर पर पैट करती है और फिर वीजिंग की ओर टर्न करते हुए कहती है, वीजिंग के अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी की बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। वीजिंग, तुम्हें यानली बनकर हैंग वांगजुन की कॉन्क्यूबाइन बनकर लैंड सेक जाना होगा। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक। यानली तो अपनी आइज़ बड़ी बड़ी कर लेती है एंड ये कैसे हो सकता है। जियांग यानली इतनी शॉक हो चुकी थी कि उसके माउथ से कुछ निकलता ही नहीं है। वहीं जियांग चेंग पूरी तरह से इतना बोल सकते फ्रीज हो गया था, स्टंट हो गया था कि उसके माउथ से कुछ निकला ही नहीं। एंड वहीं जियांग फेंगमियन का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था एंड वो अपने प्रॉमिस को रिमेंबर करता है जो अभी अभी उन्होंने मैडम यू को दिया था। एंड वीजिंग की बॉडी नम पड़ चुकी थी, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुन लिया। वीजिंग मैडम यू को देखते हुए कहता है कि क्या। मैडम यू कहती, हाँ बिल्कुल, तुम यानली की तरह ड्रेसअप करोगे अपने आप को और उसके बाद तुम घुस हो जाओगे। सिर्फ एक यही चीज़ है जो वॉर को रोक सकती है। एंड वीजिंग बोलता, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं उस हैंग वांगजुन की कॉन्क्यूबाइन नहीं बन सकता हूँ। ये डिस्कस्टिंग है। मैं ऐसी चीज़ें बनकर उसके पास नहीं जा सकता हूँ। मैं एक वॉर जनरल यीलिंग पैट्रियार्क हूँ। मैं नहीं जा सकता हूँ। इनकी वॉइस पूरी तरह से हैवी हो चुकी थी, वो बोल तक नहीं पा रहा था, उसका गला एकदम से हैवी हो चुका था। मैडम यू वीजिंग को देख के गुस्से में कहती हैं, बट तुम्हें ये करना ही होगा। मैं अपनी बेटी को किसी की कॉन्क्यूबाइन नहीं बनने दे सकती हूँ। वो जिन जोशन को पसंद करती है और इसकी जगह अब तुम जाओगे हैंग वांगजुन के पास उसकी कॉन्क्यूबाइन बनकर। एंड मैं कुछ और नहीं सुनूंगी। एंड अब तुम्हें ये करना ही होगा। एंड भूलो मत, हमने तुम्हारे लिए क्या किया है। हमने तुम पर बहुत सारे उपकार किए हैं। हमने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हारा ध्यान रखा और तुम अब अपने आप को एज अ यानली की तरह बनाओगे और उसके बाद तुम जाओगे वहाँ पर। भूलो मत कि हमने तुम पर बहुत सारी चीज़ें की हैं। हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा बनाया है। हमारे एहसानों को क्या तुम इतना जल्दी भूल गए। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता है, मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती हैं उसके साथ। एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग इस वक्त कितना डरा हुआ था, कितना सहमा हुआ था। मैडम यू एक बार फिर से लाउड वॉइस में कहती है, जियांग चेंग शट अप। वीजिंग को अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही होगा हमारे किंगडम के लिए। इसे हैंग वांगजुन के पास जाना होगा। हैंग वांगजुन यानली को पसंद करता है और मैं अपनी बेटी को उस हैंग वांगजुन के हवाले नहीं कर सकती हूँ। ओनली वीजिंग ही एक ऐसा इंसान है जो अब अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि इसमें ही स्पेशल एबिलिटी है जो अपने आप को यानली की तरह चेंज कर सकता है। अब सिर्फ वही बचा सकता है। मैडम यू लाउड वॉइस में कहती है। वीजिंग अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और उसके बाद कहता है, आंटी मैं एक मैन हूँ, मैं वार जनरल हूँ, मैं किसी की कॉन्क्यूबाइन नहीं बन सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। और वीजिंग कांपने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड इसके बाद मैडम यू गुस्से में कहती है, हमारे पास शू यांग है, वो नेक्स्ट वॉर जनरल बन जाएगा। बट वीजिंग तुम्हें तो अपने आप को हमारे इस सेक्ट के लिए सेक्रीफाइस करना ही होगा। वीजिंग ये सुनने के साथ ही अपने घुटनों के बल गिर जाता है। उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि वीजिंग को गर्ल बनना है, वो अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर लगाकर एक मैन के पास चला जाए उसकी कॉन्क्यूबाइन बन के। ये उसके लिए कितना ज़्यादा हर्टफुल और शेमफुल एक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए ये। अगर किसी मैन को बोला जाए कि तुम गर्ल बन के किसी आदमी के पास जाओ एंड उसकी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ, तो ये वीजिंग के लिए नहीं था, वो नहीं कर सकता था। एंड मैडम यू जब वीजिंग को ऐसे देखती हैं कि वो नहीं मान रहा, तब मैडम यू अपना वेपन जिडियन बाहर निकालती हैं और वो वीजिंग के ऊपर शाउट करते हुए कहते हैं, वीजिंग। एंड वो तुरंत ही वीजिंग के ऊपर जिडियन से अटैक करते हैं। वीजिंग को पेन तो फील होता है, बट वो पेन उस पेन के आगे कुछ भी नहीं था जो अभी इस वक्त वो फील कर रहा था मैडम यू के वर्ड से। एंड जो मैडम यू ने कहा उससे वीजिंग इस पेन को टॉलरेट कर जाता है। वीजिंग को पहले भी मैडम यू ने अभी मारा ही था एक दिन पहले एंड आज फिर से, बट वीजिंग फिर भी इस पेन को सह जाता है। जियांग फेंग म्यान डरी हुई वॉइस में कहते हैं, यू तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती हो। सुनने के बाद जियांग फेंग म्यान को देखकर मैडम यू गुस्से में कहती हैं, हस्बैंड क्या आप भूल गए हैं, आपने जो अभी मुझसे प्रॉमिस किया था उसको आपको ये करना ही होगा। क्या आपके पास इससे कोई बेटर ऑप्शन है? नहीं ना, तो वीजिंग को ये करना ही होगा। एंड मैडम यू गुस्से में वीजिंग को देखती हैं। वीजिंग की आइज़ वेट हो चुकी थी। वीजिंग मैडम यू को देखता है। जियांग चेंग जियांग यानली वीजिंग के पास आते हैं। जियांग चेंग वीजिंग को उसके हाथों से पकड़कर उठाता है। एंड इसके बाद जियांग यानली कहती है, मदर मैं रेडी हूँ, मैं हैंग वांगजुन की कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए रेडी हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती हूँ अपनी वजह से, प्लीज़ अब उसे हर्ट मत करिए, मैं तैयार हूँ। जियांग चेंग कहता है, शिजे नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी।
हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, नहीं जाओगी वहाँ पर। और नहीं वीजिंग जाएगा, वीजिंग एक वॉर जनरल है, वो कैसे जा सकता है, वो भी नहीं जाएगा वहाँ पर। जियांग चेंग ये कहता है और वो वीजिंग को उठा देता है। मैडम यू शाउट करते हुए कहती है चैंग यानली। एंड इसके बाद मैडम यू एक बार फिर से वीजिंग को उसके शोल्डर से पकड़ती हैं और उसे फ्लोर पर पुश कर देती हैं। और एक बार फिर मैडम यू वीजिंग के ऊपर जीडियान से अटैक करती है। वीजिंग एक बार फिर उस जीडियान के वार को सहता है। जियांग फेंगम्यान तभी अचानक से फिर से रोक देते हैं मैडम यू को और उसके बाद वो उसे देखते हैं और कहते हैं तुम उसे हर्ट नहीं कर सकती हो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू कहती हैं आपके पास कोई और सोल्यूशन है आपके पास सोल्यूशन। एंड ये सुनने के बाद जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सबके सब चुप हो जाती हैं। वीजिंग के हाथ कांप रहे थे, वो किसी की कॉन्क्यूबाइन नहीं बन सकता था, ये उसके लिए ह्यूमिलेटिंग था। वीजिंग का फेस पूरी तरह से कोल्ड और आंखें रेड हो चुकी थी। एंड वीजिंग फिर एक बार फिर से फ्लोर से उठता है एंड वो मैडम यू से थोड़ी दूरी पर ही खड़ा हुआ था। इसके बाद जियांग फेंगम्यान कहते हैं एक ना एक दिन हैंग वांगजुन को पता चल जाएगा कि ये वी वूजियान है, और हम क्या बोलेंगे अगर हैंग वांगजुन ने कहा कि उसे यिलिंग पैट्रियार्क से मिलना है। इसके बाद मैडम यू कहेंगी हम शू यांग को हमारा नेक्स्ट वॉर जनरल बना देंगे, हम कह देंगे हैंग वांगजुन को कि यिलिंग पैट्रियार्क मर गया वेंस के साथ वॉर के अंदर। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग सोचता है डेथ, वीजिंग को मार दिया जाएगा, उसने इतनी सारी चीज़ें की। वीजिंग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वीजिंग को ऐसा लगा जैसे वो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, उसकी सारी आइडेंटिटी सब छीन ली जा रही थी उससे। वीजिंग वॉर जनरल था यूनमिंग का, वो भी उससे छीना जा रहा था, उसे मारा जा रहा था। और दूसरी तरफ वीजिंग की तो पूरी पर्सनैलिटी को ही छीना जा रहा था मैडम यू के द्वारा। एंड पूरी तरह से अब वहाँ का एटमॉस्फेयर टेंस हो चुका था, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस। एंड अब कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी जियांग यानली कहती है मदर फादर मैं हैंग वांगजुन की कॉन्क्यूबाइन। तभी वीजिंग कहता है नहीं शिजे। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू शाउट करती हैं और कहती हैं अगर तुम अपनी बहन जियांग यानली को लैन वांगजी की कॉन्क्यूबाइन बनते हुए नहीं देखना चाहते हो तो तुम्हें उसकी जगह लेनी ही होगी। एंड जियांग फेंगम्यान को देखते हैं जो कि अपने हाथों को एकदम से क्लिंच कर लेते हैं एंड वो अपनी आंखें बंद करते हैं और वो याद करते हैं उन्होंने कैसे वीजिंग की केयर की है, कैसे उसे स्पॉइल किया है और उन्होंने कैसे जियांग चेंग से भी ज़्यादा उसे फ्रीडम दी है। एंड कभी भी उसे आउटसाइडर फील हो ऐसा कभी भी उसे नहीं महसूस कराया, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया ये कभी नहीं जताया। जियांग फेंगम्यान जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने बेटे जियांग चेंग से भी ज़्यादा पसंद करते हैं उसे, वो उसकी और ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड इसके बाद वो उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, बट वो अपने बेटे को भी नहीं खो सकते थे। एंड अभी वो याद करते हैं अपने प्रॉमिस को जो उन्होंने अभी अभी अपनी वाइफ को किया था। जियांग फेंगम्यान इसके बाद अपनी सीट पर बैठता है एंड इसके बाद वो अपने सर को पकड़ लेता है। मैडम यू उनके पास जाती हैं एंड वो उनके शोल्डर पर हाथ रखती हैं और उसके बाद कहती हैं हस्बैंड आपको मुझे किया हुआ वादा याद करना होगा, आपको याद है ना आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। एक यही रास्ता है जिसकी वजह से हम सब कुछ बचा सकते हैं, अगर एक की जान जाने से सबकी जान बच सकती है तो ये करना पॉसिबल है और सही भी है। इसके बाद जियांग फेंगम्यान अपनी वाइफ को देखता है एंड फिर अपनी बेटी को देखता है और ये सच था, वो अपनी बेटी को नहीं खो सकता था, वो अपनी बेटी को लैन वांगजी के हाथों में नहीं दे सकता था। एंड इसके बाद वो बस वीजिंग को भी प्रोटेक्ट करना चाहता था, बट अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वीजिंग को देना ही होगा। जियांग फेंगम्यान अपना फेस सीरियस करता है एंड इसके बाद वो वीजिंग को नहीं देखता और अपना हाथ अपनी बैक के पीछे करता है और उसके बाद कहता है वीजिंग तुम्हें हैंग वांगजुन की कॉन्क्यूबाइन बन के जाना होगा और ये फाइनल है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तो जैसे ब्रीथ ही नहीं ले पाया, उसको ऐसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, उसे ऐसा ही फील हो रहा था। उसके लिए ये वर्ल्ड रुक चुका था, उसे फोर्स किया जा रहा था किसी की कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए, वो अपनी डिग्निटी खो चुका था, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वीजिंग वॉर जनरल था, वो भी उसे छीन लिया गया था। एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कि इस फैमिली ने उसे सब कुछ दिया और एक ही झटके में जो सारी चीज़ें इस फैमिली ने दी थी वो उससे छीन ली, उसकी पूरी पहचान छीन ली गई उससे, और वो बस एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा, चुपचाप कुछ भी नहीं कहा उसने, बस उसने अपना सर नीचे कर लिया और वीजिंग की आंखों से आंसू फिसल गए। जियांग फेंगम्यान अपने फेस को दूर कर लेते हैं क्योंकि वो वीजिंग के टीयर्स को नहीं देख पा रहे थे, वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे। वो एक एम्परर थे तो उन्होंने वही रास्ता चुना जो सबके लिए बेनिफिशियल था, जिसमें सबकी भलाई थी, सिर्फ वीजिंग को छोड़कर। वीजिंग की जो पहचान जियांग फैमिली ने उससे दी थी वो छीन ली एक झटके में। एंड शायद उन्होंने ये जता दिया वीजिंग पर कि उन्होंने एहसान ही किया है,
पूरी ज़िंदगी भर आपने कुछ नहीं कहा, बट एक झटके में एक इंसान की पूरी लाइफ, उसकी पहचान छीन ली आप लोगों ने। जियांग फेंगमियान, जियांग चेंग, जियांग यानली सभी लोग बीजिंग के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं एंड वो अपने बाबा के सामने आते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं, वो चुप रहते हैं। मैडम यू स्माइल करती हैं, जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल था और वो अपने हस्बैंड के इस डिसीजन पर बहुत खुश थी। वो ये करके बहुत खुश थी। उनके शायद बोल सकते हैं कंधों के ऊपर से एक मुसीबत टल गया था। वीजिंग उन्हें हमेशा मुसीबत ही लगा था। एक सेकंड के लिए उन्होंने वीजिंग के बारे में नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो एक मैन होकर किसी की कॉन्क्यूबाइन बन के जा रहा है। उसने अपनी पहचान सब कुछ खो दी। मैडम ये बोलते हस्बैंड, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, मैं इस पे खुद अग्री करती हूँ। जियांग फेंगमैन हाँ में अपना सिर हिलाता है। वीजिंग अपने घुटनों के बल जियांग फेंगमैन के सामने बैठ जाता है और उसके बाद वीजिंग फाइनली बोलता है, जैसा आपने कहा एम्परर, मैं रेडी हूँ। अपनी डिग्निटी सब कुछ एक सेकंड में सब गंवाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जाऊँगा। और ये बोलकर वो एक्सेप्ट कर लेता है सब कुछ। मैडम यू वीजिंग के शोल्डर पर पैट करती हैं एंड उसके बाद उसे कहती हैं, तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है, ये बहुत अच्छा है एंड तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी ये स्पेशल एबिलिटी किसी दिन तो काम आई किसी के। तुमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तुम बिल्कुल ग्रेट डिसीजन ले रहे हो। तुमने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई है, तो तुम्हें सैड नहीं हैप्पी होना चाहिए। तुम्हारी ये एबिलिटी किसी दिन तो काम आई किसी के, तो सैड मत हो। वीजिंग इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। उसकी आंखों से इमोशन गायब हो चुके थे, अंदर से बॉडी नम पड़ चुकी थी, जैसे वो अंदर से खोखला हो गया था। एक ही सेकंड में उससे सब कुछ छिन गया उसका। जियांग फेंगमैन कहते हैं, हम तुम्हारे साथ गार्ड्स को भेज देंगे जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद मैडम यू कहती है, हैंग वांगजुन कभी भी किसी को बिना उसकी परमिशन के टच नहीं कर सकते हैं, ना ही वो करते हैं कभी। अगर वो तुम्हें करना भी चाहे तो उन्हें मना कर देना, जितना लॉन्ग टाइम हो सके उतने लॉन्ग टाइम तक अपने आप को बचाना उनसे। वीजिंग फाइनली डिसीजन ले चुका था। वो क्या लिया था उसकी लाइफ का डिसीजन शायद हमेशा ही लोगों ने लिया था। फाइनली डिसीजन तय हो चुका था कि वीजिंग ही लैन वांगजी की कॉन्क्यूबाइन बन के जाएगा। वीजिंग ने भी अपने इस बोल सकते हैं भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके लिए ये मुश्किल था अपने माइंड को कन्विंस करना, बट उसे ये करना ही होगा। वो अब कुछ नहीं कर सकता है। जिसने उसे सब कुछ दिया, एक ही झटके में उन लोगों ने उसे सब कुछ छीन लिया। तो वीजिंग जैसे अब अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुका था कि शायद अब कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है हर एक जगह से। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वहाँ पर जियांग फेंगमैन अग्री करते हैं और वो तुरंत ही लेटर सेंड कर देते हैं लैन वांगजी को कि वो जियांग यानली को एज ए बोल सकते हैं लैन वांगजी की कॉन्क्यूबाइन बनाकर भेजने के लिए तैयार है। वॉर की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं लेटर सेंड करने के बाद सभी लोग एक जन की सांस लेते हैं और अब वांगजी के रिस्पॉन्स का वेट करने लगते हैं। बट वीजिंग पूरी तरह से अब रेस्टलेस हो चुका था। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि वो लैन वांगजी की कॉन्क्यूबाइन बने। एंड अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सब कुछ अब उसी के हाथ में था। एंड प्रॉब्लम क्रिएट शायद उसी की वजह से हुई थी, ऐसा उसका मानना था। एंड वो सॉल्व भी खुद ही करेगा। उसे सबको बचाने के लिए, जैंग सेक्ट को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करना ही होगा। वीजिंग चुपचाप अपने रूम में आता है, अपनी आइज़ बंद कर लेता है और उसके बाद तुरंत ही डोर बंद करता है। एंड वो बस अपनी आइज़ बंद करके सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना होगा, क्योंकि इस वक्त वो किसी को फेस नहीं कर सकता था। इसीलिए बस वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। वीजिंग को सोचने के लिए टाइम चाहिए था। उसे अपने आप को मनाना था कि वो अब किसी की कॉन्क्यूबाइन बन जाएगा, उसकी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। वीजिंग के मन में इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जियांग यानली, जियांग चेंग बहुत ही टेंस हो गए थे अपने भाई के लिए, बट वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्यार तो बहुत करते थे अपने भाई से, बट उसके लिए वो डिसीजन नहीं ले सकते थे। अब ये उनके हाथों में भी नहीं था। वो अपने भाई के फेवर में कुछ नहीं कह पाए। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो किसी की बात नहीं सुनेंगी। जियांग फेंगम्यान को अपने बेटे वीजिंग को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था अपनी बेटी जियांग यानली के लिए। उन्हें अपने बेटे वीजिंग के लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा था कि वो अपने अडॉप्टेड सन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए लैन वांगजी की कॉन्क्यूबाइन बनने से। वीजिंग अभी अपने कमरे में था, अपनी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें ढूंढ रहा था। जीजिंग सब कुछ एक वुड के सूटकेस के अंदर पैक कर रहा था, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि वो वापस यहाँ पर कब लौट कर आएगा। वीजिंग अपनी सारी चीज़ें पैक करता है, तभी अचानक से उसके हाथों में उसका पुराना एक टॉय आता है जो कि बचपन में वीजिंग उसे खेला करता था।
वीजिंग उसे देखता है और एक बार अपने चाइल्ड मेमोरीज को याद करता है। फिर वीजिंग उस टॉय को भी अपने सूटकेस में रख लेता है एंड इसके बाद वो अपनी सारी चीज़ें देखता है, जितने भी यहाँ पर खिलौने थे जो उसे जियांग फेंगमैन के द्वारा, अपनी शिजी के द्वारा, जियांग चेंग के द्वारा जो चीज़ें भी मिली गई थी यहाँ पे, वीजिंग उन सारी चीज़ों को याद करके बस सैड हो जाता है ना। इसके बाद वीजिंग उन सारी चीज़ों को अपनी उसी सूटकेस में पैक कर लेता है। वीजिंग बोलता है पता नहीं कितने टाइम तक मुझे अब वहाँ पर रहना है, तो मुझे अपने आप को मेंटली तैयार करना ही होगा। वीजिंग अपनी सारी चीज़ें पैक कर लेता है और उसके बाद वो बस वहीं पर बैठ जाता है। वीजिंग की चाइल्डहुड मेमोरीज़, उसकी टीनेज मेमोरीज़, वो सारी की सारी वीजिंग पैक करके बेड के एक साइड पर बैठ जाता है एंड वो टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेता है, क्योंकि अब उसे यहाँ से जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। तभी अचानक से वीजिंग सडनली आइज़ बड़ी बड़ी कर लेता है अपनी एंड उसे एक आइडिया आता है। वीजिंग एक डेविल स्माइल करता है अपने फेस पर एंड इसके बाद तभी जो उसकी स्माइल थी वो एक पाउट में चेंज हो जाती है। वीजिंग बोलता नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। हैंग वांगजुन को परेशान करना ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मेरी शिजी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। क्या होगा अगर मैं हैंग वांगजुन को उसी पे प्लेस पे बॉदर करूँ, यानी कि उसे परेशान कर दूँ, वो मुझ पे गुस्सा होगा एंड नहीं उसके बाद तो वो मुझे पक्का जान से ही मार देगा। ये तो नहीं कर सकता मैं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मैं फ्री हो जाऊँ पूरी तरह से। कुछ तो ऐसा होगा। और क्या होगा अगर मैं वहाँ पर रहकर उसी के खिलाफ प्लान बनाऊँ एंड उसे मार डालूँ जहर दे के। अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद सब फ्री, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊँगा। मेरी चीज़ें फिर आराम से जिन जोशन से शादी कर पाएंगी एंड उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ना तो वॉर होगी क्योंकि हैंग वांगजुन ही नहीं होगा। हैंग वांगजुन मर गया तो फिर वॉर किसकी होगी। एंड मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ उसे मारकर। अगर मैं उसे मारकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा सकता हूँ तो ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा। हाँ बिल्कुल यही सही डिसीजन है, मुझे उसे ख़त्म कर ही देना चाहिए। हैंग वांगजुन मर गया तो सब कुछ बंद एंड यही सही होगा। वीजिंग ये सोचकर अपने माइंड में एक डेविल स्माइल करता है कि वो हैंग वांगजुन को पॉइजन देके मार डालेगा, तो उसके बाद ना वार होगी ना कुछ और होगा। एंड हम देखते हैं अभी लान वांगजी को क्लाउड रिसेस के अंदर इवनिंग का टाइम था एंड अभी गार्ड एक प्लेस के अंदर एंटर करता है, क्योंकि वांगजी का महल जिंगशी था और उसके हाथों में एक बोल सकती स्क्रोल था। तुरंत ही वो पर्सन वांगजी के सामने आता है और वो वांगजी को बो करता है और उसके बाद वो स्क्रोल वांगजी को दे देता है। वांगजी उसके बाद उस पर्सन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद वांगजी डोर बंद करता है, उस स्क्रोल को देखता है एंड नाउ अब वो सेटिस्फाई था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसके साथ वार तो नहीं करना चाहेगा, तो इसीलिए सही होगा कि वो उसकी बात ही मान ले। वांगजी फिर जाता है अपनी सीट पर बैठ जाता है और उस स्क्रोल को टेबल पर रखता है एंड उसे ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद उसके फेस पर एक बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई वाली स्माइल थी पूरी तरह से। लैन वांगजी उस स्क्रोल को पकड़ता है और उसके बाद वो अपने पैलेस से बाहर आता है और अपने पेरेंट्स के पैलेस की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। बट तभी अचानक से वांगजी की थर्ड कॉन्क्यूबाइन फैंग वांगजी के सामने आ जाती है एंड वो बस वांगजी को देखने लगती है। वांगजी उसे डेथ ग्लेयर देता है जैसे कि अभी के अभी उसे मार डालेगा, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है। वहीं हम लैन फैंग को देखते हैं जो कि वांगजी को देखती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए हैंग वांगजुन। वांगजी उसे देखता है एंड कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं जो लैन फैंग अभी वांगजी के सामने आई थी, उसे जानना था कि आखिरकार जियांग का क्या रिस्पॉन्स आया है लेटर के अंदर, क्या वो जियांग यानली को भेज देंगे यहाँ पर। बस वो जानना चाहती थी इस लेटर में क्या लिखा हुआ है एंड लैन वांगजी उसको पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। बट लैन फैंग भी उसके पीछे पीछे चल रही थी और वो कहती है हैंग वांगजुन मुझे आपसे कुछ जानना है। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बिना उसे देखे ही कहता है बोलो तुम्हें क्या जानना है। इसके बाद वो कहती है हैंग वांगजुन क्या जियांग यानली को जियांग से सेंड करने के लिए तैयार हो गए। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बस इतना कहता है और चला जाता है वहाँ से। एंड लैन फैंग वहीं पर रुक जाती है। वो तुरंत ही इसके बाद चली जाती है जहाँ पर अदर कॉन्क्यूबाइंस थे, उनके जो चैम्बर्स थे वहाँ पर चले जाते हैं उनको ये न्यूज़ देने के लिए, क्योंकि अब कॉन्क्यूबाइन के बीच में भी तो हंगामा होना ज़रूरी था ना। वहीं पर लैन वांगजी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के क्वार्टर के पास आ चुका था एंड वो तुरंत ही अंदर जाता है। सभी लोग डाइनिंग एरिया के अंदर बैठे हुए थे। आज बोल सकते हैं लैन सिजुई, लैन सिचन, म्यान म्यान सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि ये कोई स्पेशल था उन लोगों का। आज वो पेरेंट्स के साथ जो है ना अपने बैठकर खाना खाना चाहते थे इसलिए। एंड जैसे वो वांगजी को देखते हैं वो क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथों में एक स्क्रोल था जो कि उन्हें आई थिंक सो पता था
इसके बाद लैंड किंग हैंगजन कहता है, बेटा क्या हुआ, क्या वो अग्री कर गए? वांग जी बोलता है, हाँ फादर बिल्कुल। एंड ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद वांग जी अपने फादर को लेटर देता है। लैंड सेजन को नहीं पता कि उसे इस वक्त तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं वांग जी ने जियांग यानली को फोर्स किया है उसकी कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए। तो वो अभी कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। मतलब किसी को ज़बरदस्ती अपना बना लेना ये उसे पसंद नहीं था। वहीं पर हम मियान मैन को देखते हैं, जो कि ओबियसली वांग जी की स्टेप सिस्टर है। वो वांग जी को देखती है और कहती है, ब्रदर नाउ अब आपके पास 11 कॉन्क्यूबाइन हो गई है, एक और यहाँ पर आने वाली है, तो क्या आप उससे शादी करने वाले हो? एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। बस उसे बोल सकते हैं कि उसे शादी तो करनी थी उससे, बट उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी कि जियांग यानली उसे शादी नहीं करना चाहती है। तो वो कैसे उस पर्सन को एम्प्रेस बना दे जो उसे पसंद ही नहीं करता है। वांग जी उसे देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बाद में सोचूंगा। इसके बाद वहाँ पे सर्वेंट्स उन सभी को खाना सर्व करते हैं और चुपचाप करके सभी लोग अपना खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खाते टाइम यहाँ पे रूल है कि कोई बात नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देखते हैं हम जू यन को, जो कि अभी एक बोल सकते हैं आर्मी को प्रिपेयर करता है, यानी कि एक सेना की टुकड़ी को और एक कैरेज को खास करके म्यान म्यान ने तैयार किया था कि ये कैरेज जाने वाला था जियांग यानली के लिए, जो कि वहाँ की एम्परर बोल सकते हैं इस तरह की प्रिंसेस है, और यहाँ आकर शायद वो एम्प्रेस बन जाएंगी। तो इसलिए खास करके उसने सारी चीज़ें अच्छे से तैयार की थी। एंड वहीं कुछ और कैरेज भी थे दो, जो कि सिंपल थे बट वो बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे रॉयल ज्वेलरीज थी जो कि जियांग यानली की थी, और एम्परर और एम्प्रेस के लिए भी थी, जो कि वहाँ के मतलब बोल सकते हैं जियान सेक्ट के जो मैडम यू और जियांग फेंगम्यान थे उनके लिए थी, क्योंकि ये रस्म के तौर पर भेजे जा रहे थे वहाँ पे। एंड काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें उसमें थी, बहुत ही ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरीज, डायमंड्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें जियांग सेक्ट जाने वाले थे। तो इस पार्ट में इतना ही। तो हम कल देखेंगे कि कल क्या होता है। क्या वी जिंग यहाँ पर आएगा जियांग यानली के तौर पर, तो फिर क्या होगा? क्या वो अपने आप को बचा पाएगा डेविल हैंग वांगजुन से, या फिर कुछ ऐसा कर देगा वी जिंग कि सब यहाँ पर तहलका मच जाएगा? तो बाय बाय एवरीवन। और क्या होगा जब लैन वांग जी को पता चलेगा कि वो द यीलिंग पैट्रियार्क है और जियांग यानली तो वो है ही नहीं? तो चलिए बाय बाय एवरीवन, हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।